C start a business. A invest 33 1/3% of the total capital. B invest 25% of the remaining, and C invest the rest. If the total profit at the end of the year is 1,62,000, then A's share in the profit is. कहा गया कि ए बी सी कुछ बिजनेस पार्टनर हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, ठीक है। कहा गया ए 33.1/3% इन्वेस्ट करता है टोटल का, बी 25% बचे हुए का, और सी बचा हुआ, ठीक है। कहा गया अगर कुल प्रॉफिट 1,62,000 का होता है तो ए का शेयर क्या होगा। आपको सीधे पता होना चाहिए कि अगर ए ने 33.1/3% टोटल का इन्वेस्ट करा है तो इसका प्रॉफिट में हिस्सा भी 1/3 ही होगा। 33.1/3% 1/3 होता है, यानी अगर इसने इतना इन्वेस्ट किया, 1/3 इन्वेस्ट किया, तो 1/3 हिस्सा लाभ में भी लेगा। लाभ है टोटल 1,62,000 का, उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 54,000। बहुत आसान सा प्रश्न है, और अगर मैं बताऊँ तो सीजीएल मेंस का प्रश्न है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि ये जो चीज़ें दी गई थी, बी का इन्वेस्टमेंट, सी कितना इन्वेस्ट करते, ये सारी चीज़ें फर्जी दी गई थी, इसका कोई काम ही नहीं था। देखिएगा कहा गया कि अगला प्रश्न है, ये सम अमाउंट्स टू, या ये सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6076 इन 1 ईयर एंड 7504 इन 4 ईयर्स, ठीक है। द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। आपको निकालना है सम और निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिएगा आपको पता है कि 6076 एक साल मतलब 1 साल बाद हो जाता है, और 7504 4 साल बाद हो जाता है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना। आपको पता है 1 साल बाद वो कितना हो जाता है, 6076, और 4 साल बाद कितना हो जाता है, 7504, यानी कि जो ये बीच के 3 साल हैं इसमें वो कितना बढ़ा, घटा लेंगे। 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 0 जाएगा 4, और ये 1 बच जाएगा, यानी 1428 रुपये बढ़ा है। कितने साल में, 3 साल में। यानी 3 साल में अगर 1428 तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौको 12, 3 7 21, 3 6 78, यानी कि 476 रुपये 1 साल का ब्याज है। आपको बताया गया 1 साल के बाद राशि 6076 हो जाती है, यानी 1 साल की राशि होगी, मतलब राशि होगी और 1 साल का ब्याज होगा, और मिलके 6076 होते हैं। यानी अगर राशि पी हो तो पी में 476 जुड़ के 6076 होता है, यानी आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6076 में से ब्याज घटा दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी ये 5600 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल 5600 हो गया। आपको पता है कि 5600 रुपये पे 1 साल का ब्याज 476 है, तो परसेंट में कितना हो जाएगा, 476/56। आप कहेंगे 9 छक्के 54, नहीं 9 बार नहीं जाएगा, 6 छक्के 36, या कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 8 56, या 8 से कटेगा, 8 5 40, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे 14 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 119 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 17 हो जाएगा, 17/2 यानी 8.5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 8.5%, और प्रिंसिपल आ गया 5600। आपका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर was 4:3 respectively. The ratio of their individual incomes of the last year and present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for the present year is 8.04 lakh, then the income of B last year was. कहा गया ए और बी की लास्ट ईयर जो इनकम थी वो 4:3 के अनुपात में थी, यानी ए और बी की जो इनकम थी वो 4:3 के अनुपात में, राइट। कहा गया उनकी लास्ट ईयर की और वर्तमान की इनकम जो है वो 3:4 और 5:6 के अनुपात में हो गई। यानी लास्ट ईयर की इनकम अगर 3 थी तो अभी इसकी 4 हो गई, और इसकी लास्ट ईयर की इनकम 5 थी तो अभी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब अगर 3 = 4 तो 4 = 16/3, यानी वर्तमान में ए की इनकम हो गई 16/3, बी की 5 = 3, यानी कि 1 = 0.6 तो 6 = 3.6, यानी कि बी की वर्तमान इनकम 3.6 हो गई, ठीक है। अब कहा गया अगर उनकी प्रेजेंट की टोटल इनकम 8.04 लाख हो, इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, प्रेजेंट इनकम जुड़ के आ जाएगी 16/3 + 3.6, इट मीन्स 16 + 10.8, राइट, बटे 3, यानी कि 26.8/3, 26.8/3%। ये आपको दिया गया 8.04 लाख, 8.04 लाख, ठीक है। यानी कि अगर 26.8/3 = 8.04 लाख हो तो आपसे बी का हिस्सा पूछा गया है, यानी कि 3.6 पूछा गया। सॉल्व कर लीजिए तो हो गया 26 से कटेगा, ये आपका यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, 80.4 मिल जाएगा, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, या यहाँ पे गुणा कर देंगे 10 से, यहाँ हो जाएगा 804, 268 तियाँ, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 3 3 9/10, यानी 0.9। अब अगर 1 = 0.9 लाख हो गया, 1 = 0.9 लाख, तो आपसे बी की लास्ट ईयर की इनकम पूछी गई है, तो बी की लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी, 3 थी, तो आप कहेंगे 1 = 0.9 लाख, तो 3 = 2.7 लाख, 2.7 लाख। समझ आ गया। आपको क्या करना था, आपको दिया गया कि ए की जो लास्ट ईयर की इनकम थी वो 4 थी, अभी
कहा गया लास्ट ईयर की इनकम और प्रेजेंट इनकम में जो अनुपात हो 3:4 यानी 3/4 तो 4/16/3 यानी इसकी आगे। ऐसे बी की लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी 3 थी, उसकी इनकम किस रेशियो में चेंज हुई है 5:6 यानी 5:3 दिया गया था यानी 1/0.6 तो अभी अगर 6 है तो वो 3.6 हो जाएगी। अब इसका सम जो दिया गया था वो 8.04 लाख आया था यानी कि 1 रेशियो बराबर 0.9 लाख तो आपको बी की लास्ट ईयर की इनकम यानी कि 2.7 लाख हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए आगे द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड देयर एलसीएम इज 221 टाइम्स द एचसीएफ इफ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अदर नंबर इज। कहा गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 21 है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 21 हो तो पहली नंबर 21x दूसरी संख्या को हम 21y मान सकते हैं, राइट। कहा गया उनका एलसीएम 221 टाइम है एचसीएफ का यानी कि उसका एलसीएम कितना है 221 टाइम्स ऑफ उनका एचसीएफ, ठीक है। यानी अगर एलसीएम निकालने जाओगे तो 21x और 21y का क्या हो जाएगा 21xy। आपको ये पता होगा कि भैया x और y को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और दोनों संख्याओं को हम 21x 21y मान रहे हैं तो x और y को प्राइम नंबर हो जाएंगे तो इनका एलसीएम 21xy हो जाएगा और 21xy बराबर दिया गया आपको 221 × 21 यानी 21 कट गया यानी xy बराबर आपका हो गया 221, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अदर नंबर इज। कहा गया कि अगर एक संख्या 200 से 300 के बीच में लाई करती है तो दूसरी वाली संख्या जो बच रही है उसके अंकों का योग क्या होगा। अब देखो एक्स वाई बराबर 221 निकाल यानी एक्स वाई के मतलब 221 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो को प्राइम हो। तो अब इसको काटो, 3 से काटोगे कटेगा नहीं, 4 5 7 से नहीं कटेगा, 8 9 10 10 से कटेगा नहीं, 11 नहीं, 13 13 एक ना, हाँ 13 से कट जाएगा। यानी यहाँ से हम 13 से इसके दो फैक्टर कर रहे हैं, 13 एक फैक्टर 13 हो जाएगा, एक फैक्टर 17 हो जाएगा। देखिए 13 एक नम 13 और ये 9 91 बचेगा, 13 7 91 यानी x की वैल्यू 13 ले सकते हैं, y की वैल्यू 17 ले सकते हैं। यानी आपकी एक संख्या हो गई 21 × 13 यानी 13 एक नम 13 और 13 दूना 26 एक 27 यानी एक संख्या तो 273 हो गई जो कहा गया था 200 और 300 के बीच में होगी। और दूसरी संख्या हो गई 21 × 17 यानी 17 एक नम 17 और 17 दूना 34 एक 35 यानी 357। तो आपसे इसी संख्या का जो 200 से 300 के बीच में नहीं है उसके संख्या के अंकों का योग पूछा गया था। तो आप कहेंगे 7 + 5 + 3 7 5 12 3 15। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया ट्रायंगल पी क्यू आर में आई इन सेंटर है यानी अंतः केंद्र है तो आपको क्यू आई आर बराबर 107 दिया गया तो पी की वैल्यू पूछी गई। आपको पता है अगर आई इन सेंटर है तो क्यू आई आर बराबर क्या होता है 90 + p/2, यही तो होता है 90 + p/2। पी क्यू यहाँ पे पी नहीं आ रहा है तो वाला पी आ जाए यानी 90 + p/2 आपको दिया गया 107 यानी p/2 बराबर हो जाएगा 17 यानी p बराबर हो जाएगा 17 दूना 34 डिग्री यानी p की वैल्यू कितनी होगी 34 डिग्री, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4851 देन इट्स सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r³ दिया गया है, ये बराबर दिया गया 4851। फटाफट अब आपको निकालना क्या है सरफेस एरिया यानी 4πr² निकालना है। फटाफट सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 441 हो जाएगा, ठीक है। यानी r³ बराबर हो जाएगा 441 गुणे 21 यानी ये 21 का क्यूब हो जाएगा बटे 8 यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा यानी r बराबर हो गया 21/2। अब अगर r बराबर 21/2 हो गया तो आपको निकालना क्या निकालना है सरफेस एरिया यानी 4πr² यानी 4 × पाई 22/7 गुणे r² यानी 21/2 गुणे 21/2 तो 2 2 कट गया, 7 से 21 कट गया, 22 3 66 गुणे 21 आ रहा है, 66 गुणे 21 यूनिट डिजिट 6 यानी आपका आंसर 1386। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रिगो का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, हर बराबर है यानी 1 - साइन थीटा बटे cos थीटा, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे साइन स्क्वायर एक्स, होल के बटे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा हम कह सकते हैं 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा, ये होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा और दोनों का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और बटे cos स्क्वायर थीटा आपका है ही और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे इसकी पावर कट जाएगी यानी cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यानी cot स्क्वायर थीटा। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, थीटा बराबर 45 पुट कर लेना।
कहा गया ए 40% 12 दिन में कर सकता है, बी 60% 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने 10 दिन कार्य किया, सी ने बचा हुआ कार्य 4 दिन में अकेले पूरा किया। ए बी सी अगर एक साथ कार्य करें तो 28% सेम कार्य का कितने दिन में कर देंगे। आसान सा प्रश्न है, देखिएगा कैसे करेंगे। कहा गया ए कितने दिन में, 40% 12 दिन में, 40% अगर 12 दिन में तो 10% 3 दिन में, यानी पूरा कार्य 30 दिन में। कहा गया बी 60% 15 दिन में, 60% 15 दिन में, यानी कि 10% 2.5 दिन में, यानी कि पूरा 25 दिन में। ठीक है, और कहा गया कि वो दोनों 10 दिन एक साथ कार्य करते हैं। अब देखो, और सी बचा हुआ कार्य 4 दिन में। ठीक है, अब 30 और 25 का एलसीएम ले लो, यानी 150 यूनिट टोटल कार्य मान लो, यानी ये 5 करता होगा, ये 6 करता होगा। दोनों ने स्टार्ट करा, 11 एक दिन में करेंगे, 10 दिन इन्होंने कर दिया, यानी 110 हो गया। यानी अभी बचा कितना है, 150 माइनस 110, यानी 40 यूनिट बचा हुआ है। और 40 यूनिट करता कौन है, सी। कितने दिन में, 4 दिन में, यानी सी एक दिन में कितना करता होगा, 10 यूनिट। अब आपसे कहा गया कि ए बी सी 28% टोटल कार्य का एक साथ करते हुए कितने दिन में कर देंगे। आपको पता है ए करता है 5, बी करता है 6 और सी करता है 10, यानी 5 से 11 10 21 एक दिन में हो रहा है। आपको करना कितना है, 150 का 28%, यानी आप कहेंगे 150 गुणे 28/100, या आप काट देंगे 50 दूना 100, 50 3 150, 2 से कटेगा 14, यानी 42 यूनिट करना है। आपको पता है 21 एक दिन में हो रहा है, 42 करने में 2 दिन लगेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अलजेब्रा का प्रश्न है। कहा गया x + y + z = 2, xy + yz + zx = -11, xyz = -12। तो आपको x³ + y³ + z³ -2 की वैल्यू निकालनी है। इसका रूट है, यहाँ पे रूट दिया गया है, रूट मैंने ऐसे लिखना था। ठीक है, अब देखिएगा, आपको पता होगा कि x³ + y³ + z³ क्या होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3xyz, यानी कि -36 प्लस अंडर रूट एक्स, सॉरी प्लस अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट तो बाद में लगेगा अभी। तो ये x³ + y³ + z³ कितना होता है, 3xyz, यानी कि -36 हो जाएगा, प्लस x + y + z, यानी 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर, त्रिपाठी फार्मूला लगा दो, यानी 4 -3xyz, यानी कि +33 हो जाएगा। यानी ये हो गया -36 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 33 और 4 37, 37 दूना 74 में से 36 घटेगा, 74 में से 36 घटेगा 28, नहीं 74 में से ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 74 में से 36, ठीक है। तो ये 38 आपका आंसर हो गया। इसकी x³ + y³ + z³ की वैल्यू हो गई। हमने क्या किया, x³ + y³ + z³ की वैल्यू निकाली, कितनी है, 38। हमें निकालना क्या, अंडर रूट में x³ + y³ + z³ यानी 38 - 2, 38 में से 2 घटेगा 36, उसका वर्गमूल 6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। कहा गया कि 2/3, यानी कि 2 क्या है, मेल है और 1 फीमेल है, या 20-10 मान लो। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, कहा गया 3/8, अच्छा 8 से गुणा भी कर दो, 8 पंचे 40, यानी 8 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 160, इसको ले लो और इसको 80 ले लो। ठीक है, टोटल 240 अगर हो तो 160 हो जाएगा मेल और 80 हो जाएगा फीमेल। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, टोटल 240 मेल और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करें तो 160 ये है और सी ये है। ठीक है, अब देखिएगा, कहा गया 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़, यानी 3/8वां हिस्सा, यानी कि 60 मेल एम्प्लॉयज़ और 2/5 फीमेल एम्प्लॉयज़, 2/5 यानी कि 32 फीमेल एम्प्लॉयज़। कहा गया ये क्या है, टेम्प्रोरी है, ये टेम्प्रोरी है। ठीक है, और कहा गया टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ 740। आपको पता है 240 टोटल एम्प्लॉयज़, इसमें से हमने कितना बता दिया, 92 टेम्प्रोरी है, यानी बचे कितने, 240 - 92, यानी 8, यहाँ पे 13 में से 4, 148 टोटल बचे। 148 हम कह रहे हैं परमानेंट है, लेकिन हमारे जो हम कह रहे हैं वो बात सही नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं 148 है, हमें दिया गया 740। हम कह रहे हैं 148 है लेकिन है 740, यानी इसका 5 गुना, इसका 5 गुना। ठीक है, तो आपसे कहा गया अगर इसका 5 गुना, मतलब 148 जो हमारा आ रहा है उसका 740 है वास्तव में, तो हमारे पर्सन्स की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 240 × 5, यानी हमारे पास 240 ना होकर 1200 एम्प्लॉयज़ है। तो आपसे कहा गया प्रश्न में आगे, देन 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी 1200 का 7/15 हिस्सा, 7/15 हिस्सा कितना हो जाएगा, 560, एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेम्प्रोरी फीमेल एम्प्लॉयज़ बाई। कहा गया कि जो 560 है वो टेम्प्रोरी फीमेल एम्प्लॉयज़ से कितना ज़्यादा है। टेम्प्रोरी फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी है, टेम्प्रोरी फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, टेम्प्रोरी फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, देखिए आपने कहा था 32, लेकिन आपको पता है 1:5 है, तो 32 पंचे 160, यानी 560 - 160, यानी कि 400 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, फिर से देखिएगा, हमने कहा मेरे भाई कि हमने मान लिया टोटल 240 एम्प्लॉयज़ है, उसका 2/3 मेल है, यानी 160 मेल 80 फीमेल। अब कहा गया कि जो टेम्प्रोरी मेल एम्प्लॉय हो 3/8 हिस्सा, 3/8 कितना हो गया 60, और 2/5 हिस्सा फीमेल का, यानी कि 32। ये क्या है, टेम्प्रोरी, यानी टोटल 92 टेम्प्रोरी है।
थे टोटल 240, उसमें से 92 टेम्प्रोरी यानी 148 परमानेंट हो गए, और ये 148 ना होकर 740 यानी इसका 5 गुना। तो हमें पता चल गया 240 ना होकर टोटल एम्प्लॉयज़ की संख्या 1200 हो गई। ऐसे जो 32 फीमेल एम्प्लॉयज़ थी, 32 फीमेल एम्प्लॉयज़ टेम्प्रोरी थी, वो 32 ना होकर 32 का 5 गुना 160 हो जाएंगे। अब आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा गया कि 7/15 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़, तो 1200 का 7/15 कितना हो जाएगा 560। कहा गया ये 560 जो है वो टेम्प्रोरी फीमेल यानी कि 160 से कितना ज़्यादा है, तो 560 माइनस 160 यानी 400 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया सुजाता मार्क्स एंड आर्टिकल्स 36% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की लेती है तो 36% बढ़ा के 136 लिख देती है, ठीक है। कहा गया और 40% का डिस्काउंट दे देती है। 40% का डिस्काउंट अगर देगी तो कितने भी बचेगी 60% पे, यानी 3/5 पे। 3/5 कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, ये हो जाएगा 3 13 39, 408/5, यानी डिवाइड करेंगे तो 81.6 हो जाएगा। 81.6 में अगर बेच रही है 100 की खरीदी गई वस्तु, यानी कितने का नुकसान हो रहा है 18.4 का। 18.4 का नुकसान, यानी परसेंट में 18.4% का लॉस हो रहा है, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल सा प्रश्न है। कहा 0.545 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 0.324 का होल क्यूब प्लस 0.221 का होल क्यूब माइनस 0.545 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए क्यूब वाला दिखे तो आपको दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको प्लस माइनस यहाँ अंदर लगा दें यानी कि प्लस सी क्यूब, और ए प्लस बी प्लस सी अगर करोगे तो ये 0 है। देखो ए 0.324 प्लस बी 0.221 प्लस सी यानी कि माइनस 0.545, तो ये 0 है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3ABC के, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी नीचे वाले की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ इतना। अब ऊपर देख पा रहे हैं लेकिन ऊपर फॉर्म में देखो 0.545 तो दिख रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें देखो 0.545 लिखिए, ठीक है। अगर मैं 0.081 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 यहाँ से निकाल लूँ, 1.3 बच रहा है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये बचेगा 0.324, यानी दूसरा वाला भी मिल गया। 1.3 है, यहाँ पे 0.51 है, ठीक है। 0.51 से अगर मैं 3 निकाल लूँ तो कितना बचेगा 0.17, और 0.17 में इसका गुणा कर दो तो 13 7 91, 13 1 9 13 9 22, यानी कि 0.221 भी मिल जाएगा, और 3 यहाँ पे ये बच गया है। अब आपको मिल गया ये, और डिवाइडेड बाई लिखा हुआ 0.324 का क्यूब प्लस 0.221 का क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.4545 के क्यूब को प्लस माइनस 0.545 का क्यूब। अब देखिएगा आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3ABC, कब जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, 3ABC, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 0.324 इंटू 0.221 इंटू माइनस लगा हो या माइनस यहाँ लगा दो 0.545, तो सारे कट जाएंगे, आपका बचेगा क्या 1/-1 यानी -1 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, ये राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ रेडियस कितनी दी गई 3.2 लिख लीजिए, रेडियस दी गई 3.2 सेंटीमीटर, हाइट 7.2 यानी हाइट 7.2, इसको मेल्ट किया जाता है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जाता है। अगर हाइट उसकी 9.6 हो तो आपसे कहा गया कि डायमीटर ऑफ बेस क्या होगा। आपको ध्यान देना है, अगर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उसका क्या कांस्टेंट होता है वॉल्यूम, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई पाई कट गया, यानी यहाँ से आर स्क्वायर 3.2 गुणे 3.2 गुणे एच 7.2/3 बराबर आर स्क्वायर इंटू 9.6, 9.6 इससे कटेगा 3 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 3 से कटेगा 2.4 हो जाएगा, 3 से कटेगा 0.8 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया ये कितना हो गया 0.8 इंटू 3.2 यानी 8 दूनी 16, 8 यहाँ 24 1 25, यानी 2.56, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 1.6 का होल स्क्वायर, यानी रेडियस हो गई 1.6। अब रेडियस 1.6 हो गई तो बेस का डायमीटर पूछा गया है, तो आपका कितना हो जाएगा आर बराबर 1.6, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके बारे में बात करी गई है, एक रेनू के बारे में बात करी गई है। रेनू एक ट्रेन के अंदर बैठी होती हैं जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रही होती है। क्या दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 3 टाइम्स से पहले वाली ट्रेन की, यानी कि दूसरी ट्रेन ये 3L है, ठीक है, क्रॉस्ड हर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकंड, यानी कि ये वाली ट्रेन इसको 15 सेकंड में पार कर जाती है। कहा इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज 58 किलोमीटर पर आवर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज, देखो ये लेंथ ए मतलब ए ट्रेन में बैठी हुई है जिसकी लंबाई L है। अगर दूसरी ट्रेन जो इसके अपोजिट से आती है 3L लंबाई की, वो इसको 15 सेकंड में पार कर जाती है, इसकी स्पीड 58 है, तो आपसे पूछा गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी पहली वाली। आपको पता होगा अगर ये रेनू को पार करके जाती है दूसरी वाली ट्रेन तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी उस ट्रेन द्वारा अपनी लंबाई के बराबर।
अगर वो ट्रेन को पार करती तो दूसरी बात थी, लेकिन आपको कहा गया कि वो रेनू यहाँ पे बैठी, रेनू को पार करने में इतना समय लगाती है। देखिएगा, अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वाज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए क्रॉस्ड हर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकंड, यानी कि वो रेनू को पार करती है। तो अगर कोई ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, अपनी लंबाई के बराबर। और आपको पता है ये ट्रेन इस दिशा में आ रही है, दूसरी ट्रेन इस दिशा में आ रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड का सम, यानी S1 + S2। तो एक की स्पीड दी गई 50, दूसरे की 58, तो यानी दोनों मिलकर 108 हो जाएगी, यानी ये 108 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 5/18 से गुणा कर लोगे, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। यानी रिलेटिव स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से किसी चीज़ को पार करने में अगर 15 सेकंड लगते हैं तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 450 मीटर। यानी 3L जो दूरी तय करती है वो 450 मीटर की है, यानी L बराबर 150 मीटर हो जाएगा। L बराबर 150 मीटर, यही पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, L बराबर 150 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था L की लंबाई, आपने निकाल दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ एरर दिया गया था, क्योंकि आंसर की मैं लिखा था फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन और आंसर, फुल मार्क्स इज बीइंग अवार्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स। यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन में गलती थी और कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर दिया होगा, लेकिन कुछ लैंग्वेज में, हिंदी में प्रॉब्लम रही होगी मे बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखिएगा, पहले देखिए कि कहा गया एक वस्तु कुछ दाम पे बेची जाती है, अगर वो उसी दाम के 80% पे बेची है तो 10% का नुकसान हो जाएगा। तो आपसे कहा गया कि अगर वो उसी ओरिजिनल दाम पे बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट हो रहा था। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 10x उस वस्तु का क्रय मूल्य मानूँ तो बेच कितने में रहे, 10% लॉस पे, यानी 9x में, और ये 9x मार्केट प्राइस के 80% के बराबर, क्योंकि मार्केट प्राइस के 80% पे बेचा, मार्केट प्राइस का 80% यानी कि 4/5, अगर 9x है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 45/4 यानी 11.25x। अब आपसे कहा गया कि अगर इस 10x वाली वस्तु को 11.25 में बेचा जाता है, यानी ओरिजिनल प्राइस पे बेचा जाता है, तो 1.25 का प्रॉफिट होता है। परसेंटेज में बात करें तो 12.5%, या 12 से 1/2% के प्रॉफिट के बराबर होता है, राइट। अगले प्रश्न पे आए, चलो समझ आ गया ना, 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है। देखिएगा, ग्राफ वाला प्रश्न है, कहा गया द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y is equal to 11 and x minus 2y is equal to 12 is equal to minus 12 intersects at P x1 y1, and the graph of equation x minus 2y plus 12 is equal to 0 intersects the x axis at Q। तो आपको वैल्यू निकालनी है x1 minus x2 plus y1 plus y2। अब देखो इंटरसेक्शन इन दोनों रेखाओं का जो होगा, ये रेखाएं हैं, लाइंस हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को। तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा करके यानी 2x minus 4y plus 24 को घटा दूँ इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, 2x minus 2x, या हम कहें, देखो पहले क्या काम करो, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 लिख लो, इसको लिख लो 2x minus 4y इज इक्वल टू -24, राइट। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 7y बराबर 11, 24, 35, यानी y बराबर 5। y बराबर 5 इसमें पुट कर दो, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा -4, यानी x बराबर -2, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा P जो दिया गया था x1 y1, वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -2, 5, यानी कि x1 की वैल्यू हो गई -2, की वैल्यू हो गई -2, y की वैल्यू हो गई, y1 की वैल्यू हो गई 5। अब देखिए, कहा गया कि x minus 2y plus 12 इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। अगर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो x एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो y बराबर वहाँ पे 0 होगा, y बराबर इसमें 0 पुट कर दोगे तो x बराबर -12 आ जाएगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा q का -12, 0। ठीक है, ये x2 y2 दिया गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है एक चीज़, यहाँ से देखिए x1 कितना हो गया -2, y1 कितना हो गया 5, यहाँ से x2 कितना हो गया -12, y2 कितना हो गया 0। आपको निकालना क्या है, x1 - x2 यानी कि -2 -x2 यानी कि +12 प्लस y1 यानी कि +5 प्लस y2 की वैल्यू 0 है, यानी ये आपका कितना हो गया, 12, 5, 17 में से 2 घटेगा 15 आपका आंसर हो जाएगा। 12, 5, 17 में से 2 घटेगा 15 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 20 एंड 27 रिमाइंडर इन ईच केस इज 10, x is a multiple of 31, what least number should be added to x to make it perfect square। ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि x सबसे छोटी संख्या जिसको 15, 18, 20 और 27 से डिवाइड करने पे 10 से मतलब ये 10 शेषफल छोड़ती है। अगर x 31 की मल्टीपल हो तो आपको बताना है कि इस x में क्या संख्या जोड़ें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ध्यान से देखिए, अगर 15, 18, 20, 27 की डिवाइड करने पे 10 शेषफल बचता है तो आप पहले क्या काम करोगे, 15, 18, 20, 27 का ले लोगे एलसीएम, 15, 18, 20 और 27 का। अगर आप यहाँ पे 4 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 27 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा। अगर मैं 15 से काट दूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ ये पूरा खत्म हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 से काट दूँ काम खत्म हो जाएगा। ये 4, 9, 36 और गुणे 15 ये कितना हो जाएगा
540, यानी हमारी संख्या जो होगी वो 540x प्लस 10 के फॉर्म की होगी, क्योंकि हमें 10 से फल छुड़वाना है। 540a मान लो, 540a प्लस 10 के फॉर्म की होगी। x जो होगी संख्या वो 540a प्लस 10 के फॉर्म की होगी। अब कहा कि ये 31 से डिविजिबल है, 31 से डिविजिबल के लिए 31 से डिवाइड करके देखो तो 31 से 91 में 31, ये आपका बचेगा कितना, 31 से डिवाइड 23 230, कितना बचेगा 230। अगर 31 से डिवाइड करना है तो ये 7 बार लेके चले जाओ, तो 7 बार लेके जाओगे, 7 1 7 7 21 यानी 217, यानी कि बचेगा कितना 13a प्लस 10, 13a प्लस 10। अब आपको ध्यान देना, आपको पता है कि ये संख्या 17a तो भागफल दे देती है, लेकिन शेषफल जो छोड़ती है वो 13a प्लस 10। अब अगर हमें a की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर पाएँ कि 13a प्लस 10 31 से कट जाए तो हमारी पूरी संख्या 31 से कट जाएगी। तो a बराबर अगर आप कितना पुट करोगे 4, तो 13 चौको 52 10 62, 62 31 से कट रहा है, यानी a बराबर 4, यानी हमारी x की जो वैल्यू आई थी 540 प्लस ए, सॉरी 540 ए प्लस 10, इसमें a की वैल्यू कितनी होगी 4, a की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी 540 गुणे 4, यानी कि 2160 और 10 2170 हमारी संख्या हो गई। अब कहा गया इसमें क्या जोड़ें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप देखिएगा आपको पता होगा 2209 जो है वो स्क्वायर है किसका, 2209 किसका स्क्वायर है, 2209 किसका स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25, 46 का कितना होता है नहीं पता, 47 का कितना होता है। अब देखो सबसे पहले देखो 2209 हमें बनाना है, या आप ऐसे देखो कि हमारी x की वैल्यू आ गई 2170। अब पूछा गया था इसमें क्या जोड़ें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ध्यान से देखिए 2170 आपको पता है, अगर मैं 40 का स्क्वायर करूँ 1600, 45 का स्क्वायर करूँ 20 25, यानी 45 के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है, और 50 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 50 के स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है, यानी जो भी वैल्यू होगी, जो जिसका भी स्क्वायर बनेगा वो 45 से किसके बीच में होगा 50 के बीच में। अब देखो इसमें कहा गया सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर हम 47 के स्क्वायर 46 का स्क्वायर की बात करें तो 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 गुणे 40, यानी 6 छके 36, 6 चौको 24, 3 27, ठीक है, और ये 4 छके 24, 4 चौको 16, 2 18, ये आपका हो जाएगा 6 7 4 11, 2 8 10 11, और ये कितना हो जाएगा 2 2116 होता है 46 का स्क्वायर, यानी 46 के स्क्वायर से भी ज़्यादा है, यानी इसे हम 47 का स्क्वायर बनाएंगे, और 47 का स्क्वायर कितना होता है 47 का स्क्वायर होता है 2209, यानी हमें इसे 2209 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 39 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया आपको कितना जोड़ना पड़े ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। प्रश्न देखो आसान सा प्रश्न है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, क्योंकि वो साइन है अपॉन 1 माइनस कॉस है प्लस 1 माइनस कॉस है अपॉन साइन है डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉस है के प्लस 1। अगर a बराबर 45 पुट कर दूँ तो मेरे भाई काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, यानी √2 माइनस 1/√2, प्लस ऐसे ये पलट जाएगा कि √2 माइनस 1/√2 अपॉन 1/√2, इसको डिवाइड करना है कॉट स्क्वायर है 1 अपॉन 1 प्लस √2 प्लस 1, इसी से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, √2 कट गया, हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 माइनस 1 का होल, या √2 प्लस 1 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √2 प्लस 1 से गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस 1, ये लिखा हुआ है √2 माइनस 1, यानी दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसको अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस √2, यानी 1 प्लस √2 तो ऊपर आ जाएगा, और ये 2 प्लस √2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 2√2 इंटू 1 प्लस √2, और यहाँ पे √2 कॉमन ले लूँगा अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा √2 प्लस 1, यानी ये कट गया, √2 से √2 कट गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया 2, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो हमें क्या पुट करना है a बराबर 45। अगला प्रश्न फिर ट्रिगो का अच्छा प्रश्न आ गया, 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो सेक 5 की वैल्यू निकालनी है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो अंश में एक बार हर को जोड़ोगे तो मतलब अंश में से हर को घटाओ तो ये हो जाएगा 2 साइन 5, फिर अंश में हर को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, हमने क्या किया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किया बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किया, ठीक है, यानी ये हो गया साइन 5 की वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2p, क्योंकि ये तीनों ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आपको निकालना है सेक 5, ये वाला एंगल फाई, सेक 5 कितना होता है कर्ण बटे आधार, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p, क्यों आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा कि सेक 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p क्यू। अब मैं क्या काम करता हूँ 1/2 बाहर ले लेता हूँ, पी क्यू से डिवाइड करता हूँ, तो पी स्क्वायर में पी क्यू से डिवाइड होगा तो ये बनेगा पी बाई क्यू, प्लस ऐसे क्यू स्क्वायर में डिवाइड होगा तो क्यू बाई पी बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। या आप पी और क्यू की वैल्यू रख के भी निकाल सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय 33.13% एंड इट्स साइड इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। कहा गया कि अगर डायमीटर है वो 33.13% रिड्यूस कर दे, यानी पहले मान लो कि 6x था तो अभी कितना हो गया
एक तिहाई घटा दिया गया, यानी कि एक तिहाई घटाएंगे तो ये 4x बचेगा, यानी कि पहले रेडियस 3x थी तो अभी रेडियस कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कहा गया इट्स हाइट इज डबल्ड, यानी कि पहले हाइट h थी तो अभी 2h हो गई। ठीक है, अच्छा तो आप ऐसे मानो ना, ये 30 थी, ये 20 थी, ये 10 था, ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये आप रेडियस की बात हो रही है, ये हाइट की बात हो रही है, तो आप पहले वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर 900 इंटू एच, यानी कि 9000 पाई पहले रहा होगा, अभी आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 और फिर 20 में गुणा, यानी कि 8000 पाई अभी हो गया। इन 9000 पाई से 8000 पाई, यानी कि 9 से 8, यानी कि 1 का चेंज कितने पे, 9 पे, तो परसेंटेज में 1/9 गुणे 100, यानी कि 100/9, यानी कि कितने परसेंट का कमी, 11 से 1/9% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 11 से 1/9% की कमी हो रही है, क्या हो रही है, 11 से 1/9% की कमी हो रही है, यानी डिक्रीज कितने से हो जा रही है, 11 से 1/9% से। एज यूजुअल गुड लक, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, और बहुत सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, पीडीएफ पे भी मिल जाएगी, जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप लोग उसको जरूर यूज़ करें, पीडीएफ को भी यूज़ करें, वो जो लिंक मिलेगी वीडियोज़ की